स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। साथियों, कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो कुछ भी ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वो तो होकर ही रहेगा। इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उसके भाग्य पर ही निर्भर करता है। चाहे हम लाख कोशिश कर ले, भाग्य का लिखा कभी नहीं बदल सकता। साथियों, एक छोटी सी कहानी है एक पंडित और यमदूत की। इस कहानी को ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी और रोचक कहानी है। एक बार किसी गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रहते थे। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। पंडित का दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज भी था। दोस्त का गांव बहुत दूर था तो रास्ते में और भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में भगवान को स्मरण करता हुआ चलते जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में पंडित को एक और आदमी मिल गया। वो भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ कि मैं अकेला इतने दूर पैदल चल रहा था, कोई तो मिला साथ चलने को। साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा, रास्ते का पता नहीं चलेगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछ लिया तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को महाकाल नाम थोड़ा अटपटा सा लगा। दोनों धीरे धीरे साथ में ही चल रहे थे। कुछ देर बाद रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं वो काम निपटा के तुमसे आगे मिलता हूं। तो पंडित ने कहा कि ठीक है और आगे की ओर चल दिया। एक भैंस ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। जैसे ही भैंस ने उस व्यक्ति को मारा, उसके बाद ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल पंडित के पास आ गया और दोनों साथ साथ चलने लगे। फिर चलते चलते वो दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंच गए जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और विश्राम करने की व्यवस्था भी थी। तो पंडित को वो जगह काफी अच्छा लगने लगा। पंडित के दोस्त का भी गांव वहां से अनेक दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा चलते चलते इतनी थकान भी लग रही है और भूख भी लगी है, तो यही भोजन करके आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, तुम खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में खा लूँगा, क्योंकि मुझे ज़रा इस गांव में किसी को कुछ ज़रूरी सामान देना है, तो मैं बस देकर ही आया। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। उसके जाते ही कुछ ही देर में पंडित ने रात्रि का भोजन ग्रहण करके विश्राम करने ही वाला था कि अचानक उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि ये महाकाल जहां जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने अपने मंजिल की ओर चलना आरंभ कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद फिर गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मैं कुछ ही देर में तुमसे मिलता हूं, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम करना है, तो काम करने के बाद मैं तुमसे आगे मिलता हूं। ये कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा। सोचने लगा कि देखता हूं ये कहाँ जाता है और क्या करता है, क्योंकि ये जहां जहां जाता है वहां जरूर कोई ना कोई अनहोनी घटता है। ये सोचकर पंडित वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी पंडित को पास के गांव से लोगों के चिल्लाने की और रोने की आवाज सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास
वापस पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े विद्वान मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, परंतु मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे आसानी होगी। तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी हो। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पंडित ने पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी होगी? ये सुनकर यमदूत ने जवाब दिया कि सुनो पंडित, अगली मृत्यु तुम्हारे उस दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और तुम्हारे उस दोस्त की मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम सा गया और सोच में पड़ गया कि वास्तव में यदि यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे प्रिय दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने दोस्त से मिलने ही ना जाऊं, यहीं से वापस चला जाऊं। कम से कम तो मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, पंडित, तुम जो भी अभी सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे दोस्त से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे दोस्त की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को यकीन हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है, इसलिए वो अपने दोस्त की मृत्यु का कारण बने। इस कारण वो पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर वापस जाने लगा। साथियों, जैसे ही पंडित पीछे की तरफ मुड़ा, ठीक उसी समय उसका दोस्त तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अपने दोस्त के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका दोस्त काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था, इसीलिए तो पंडित तक नहीं पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल ने पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वो अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदयघात के कारण तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो गई। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वो अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने दोस्त के मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच में महाकाल एक यमदूत है। उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। सभी जीवों को एक न एक दिन तो इस मोह माया के संसार से जाना ही पड़ता है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की मेरे कारण होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हरदम चलता रहता हूँ,
किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने व उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। तो पंडित ने कहा कि तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा कि देखो पंडित, किसी सामान्य जीव को ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता है। क्योंकि तुम बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति हो और अपने दोस्त की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है अगर मैं तुम्हें तुम्हारे मृत्यु के बारे में बता दूं तो तुम जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए सुनो पंडित, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1.5 साल बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात ये होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने दोस्त की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात जानकर दुखी तो जरूर होता है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। तो पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कोई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल ही लेंगे। तो पंडित यह सोचकर राज दरबार में पहुंच गया और राजा को एक एक करके सारी बात सुनाई। राजा ने अपने मंत्रियों को ये बात बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 1.5 साल के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो दूसरे राज्यों में ना जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। मंत्रियों का फैसला राजा को भी उपयुक्त लगी। तो पंडित के रहने की व्यवस्था महल में कर दी गई और राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे खुद ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वो भी दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होने वाली थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी, पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए और मरने का खतरा टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। अतः राजा या किसी व्यक्ति को इस बीमारी के बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है कि जब नींद ठीक तरह से ना हो पा रही हो। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ में सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि की अंतिम प्रहर होने के कारण नींद में ही थे। तो पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहीं पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने को हुक्म दिया।
कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। जब राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित डर के मारे कांपने लगा। फिर भी कुछ हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता हूं कि मैं यहाँ आपके राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज के दिन मेरी मृत्यु होने वाली थी और होने भी जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 1.5 साल की कहानी बता दी और कहा, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वो राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा सच्चाई दिखाई दिया, परंतु उसने सोचा ये मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, ये तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जैसे कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उस राजा का मित्र था। उसने तुरंत सिपाहियों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात के सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक लौट आए और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 1.5 साल से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और इसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई है, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कथित रूप से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का अभिमान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के शोध का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से किसी की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, इसलिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, पर सूत ने टूटने से पहले अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। नियति ने अपना काम कर दिया था। पंडित इस दुनिया से जा चुका था। साथियों, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और घटना का पूरा प्रणाली पहले से ही तय होता है, जिससे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को
ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 1.5 साल राजा की कैद में रहकर डर डर के जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर जिंदगी जीता। तो साथियों, हम स्वयं भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस कहानी को देखने और सुनने वालों को भगवान आशीर्वाद दें। सब लोगों की जीवन में खुशी और समृद्धि आए, सबकी मनोकामना ईश्वर पूरी करे, भगवान के करुणा और आशीर्वाद सदा बनी रहे। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।